हाय स्टूडेंट्स, अब हमारी होती है सेकंड वीडियो शुरू। हिंदी काव्य साहित्य का विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। गद्य साहित्य के विकास से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काव्य साहित्य के विकास से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन ये आएंगे और 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही एक एक दो दो से ही स्कोर तैयार होता है। और 10th और 12th क्लास में ये जो हमारी परसेंटेज बनती है शॉर्ट क्वेश्चन से ही बनती है। ठीक है भाई, तो अब हमारी वीडियो शुरू होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से कहूँगी कि सभी हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें और काव्य को लास्ट तक देखें। लास्ट तक इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आदिकाल वीरगाथा काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो मैं बताया था पहली वाली वीडियो में कि ये जो आदिकाल है, वीरगाथा, चारण काल, भ्रंश काल, ये सब आदिकाल के ही नाम है। बहुत बार आ जाता है एग्जाम में कि आदिकाल के विभिन्न नाम या 2 नाम लिखे या 1 नाम लिखे, तो इसमें लिख देंगे आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहा जाता है, भ्रंश काल भी कहा जाता है और चारण काल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आदिकाल का समय कब से कब तक था पूछ लिया जाता है। तो आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? आदिकाल का समय था 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। 743 ईस्वी से 1343, क्योंकि गद्य साहित्य का विकास बहुत बाद में हुआ था। उससे पहले जो हिंदी भाषा थी और जो बोलचाल की भाषा थी उसको लिपिबद्ध काव्य के रूप में ही किया जाता था, इसलिए काव्य साहित्य जो है बहुत शुरू से ही इसका विकास हो चुका था। तो ये था 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लिख देंगे सीधा पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रमुख रचना है। अगर आता एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो यह चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हमेशा आती है 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। इससे आगे आते हैं दूसरी रचना है नरपति नाल कर्त है बीसल देव रासो और तीसरी वाली है दलपति विजयकर्त खुमान रासो। तो ये जो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और खुमान रासो, ये तीनों रासो ग्रंथ हैं। ये तीनों रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए हैं। ठीक है भाई, इसलिए इनको रासो काव्य भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि रासो काव्य की प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखे, तो रासो काव्यों के प्रमुख ग्रंथ में तीनों आ जाएंगे, चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो, नरपति नालकृत बीसल देव रासो और दलपति विजयकृत कुमान रासो। इसे रासो साहित्य कहते हैं। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है परमान रासो किसकी रचना है? परमान रासो किसकी रचना है? परमान रासो जगनिक की रचना है और ये भी वीरगाथा काल के रासो काव्य से संबंधित ही रचना है। तो ये 4 रासो काव्य हैं हमारे, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, कुमान रासो और परमाल रासो। ठीक है भाई। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो का दूसरा नाम आला है, आलाखंड है। इसमें आला और उदल नामक 2 भाइयों के वीरता और साहस का वर्णन किया गया है परमाल रासो में, और जगनिक के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि था उसे वो किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सर हपा को माना जाता है, सर हपा को। जैसे संस्कृत साहित्य का प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, ऐसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सर हपा को माना जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन है यहाँ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम महाकाव्य, तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है, अभी पढ़ चुके हैं शुरू में ही। फिर है हिंदी का जो आदि काव्य है, आदि काव्य कहते हैं बीसल देव रासो को। हिंदी का आदि काव्य बीसल देव रासो है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो लिखेंगे, और अगर हिंदी का आदि काव्य पूछा जाएगा तो बीसल देव रासो सीधा सीधा लिख के आना है। इससे आगे क्वेश्चन बनता है हमारा, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? समय सीमा तुम्हें सबकी बताइए। भक्ति काल, रीति काल और आदि द्विवेदी काल, इन सब की समय सीमा कब से सन कौन से सन तक इनकी समय अवधि थी, ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी लर्न करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये यहाँ बन रहा है भाई। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है, यानी कि भक्ति काल का समय प्रारंभ होता है 1343 से
और 1300 इससे पहले क्या काल था, इससे पहले आदिकाल था। ठीक है भाई। और आदिकाल में जब बहुत तरह की सामाजिक बुराइयां फैल गई, उपद्रव हो गए, जगह जगह युद्ध और लड़ाइयाँ होने लगी, तो जब जनता उससे उब गई, सामाजिक जो मूल्य थे वो गिरने लगे, तो फिर भक्ति काल कुछ संत सुधारक, समाज सुधारक संतों का उदय हुआ, और उन्होंने जो अपनी वाणी के द्वारा लोगों का मार्गनिर्देशन किया वो शुरू हुआ था 1343 से। और जो संत रहे हमारे यहाँ, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया 1643 तक। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है, भक्ति काल की समय सीमा 1343 से 1643 मानी जाती है, यानी कि 300 साल की अवधि रही है भक्ति काल की। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन भी बनता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी भक्ति काल को ही कहा जाता है। इससे आगे चलते हैं भाई, हम ज्ञानाश्रयी शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखे। ज्ञानाश्रयी शाखा के, एक मिनट, ज्ञानाश्रयी शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो भक्ति काल था वह विभिन्न शाखाओं और उप शाखाओं में बटा हुआ था। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख 2 कवियों के नाम थे कबीरदास। कबीरदास की प्रमुख रचना मानी जाती है बीजक। बहुत बार आ जाता है कि कबीरदास की प्रमुख रचना का नाम लिखे, तो सीधा सीधा लिखेंगे बीजक। और दूसरे थे वही नानक देव। नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, जो सिखों का प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इसकी रचना किसने की थी, गुरु नानक देव ने। और कबीरदास और गुरु नानक देव ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने लोगों को, इन्होंने पाखंडों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और लोगों को ज्ञान का मार्ग बताया, इसलिए इनको ये ज्ञानाश्रयी शाखा के 2 प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों के नाम। प्रेमाश्रयी शाखा जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखते थे, तो इनमें है जायसी, और जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। वैसे तो जायसी के 2 और ग्रंथ हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी के 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन जो जायसी का प्रमुख ग्रंथ है वो है पद्मावत, और उस्मान की है चित्रावली। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास, जिनकी रचना बीजक थी, नानक देव थे, जिनका ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब था, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे जायसी, इनका प्रमुख ग्रंथ पद्मावत था, और उस्मान की थी चित्रावली। इससे आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, निर्गुण काव्य धारा के 2 धाराओं में विभाजित, निर्गुण काव्य धारा किन 2 काव्य धाराओं में, उपधाराओं में विभाजित थी। तो निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाओं में विभाजित थी, यानी कि जो भक्ति काल था वो हमारा 2 शाखाओं में विभाजित था। भक्ति काल 2 शाखाओं में विभाजित था, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा 2 भागों में भक्ति काल विभाजित था। तो निर्गुण काव्य धारा भी 2 उप भागों में विभाजित था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और जो सगुण काव्य धारा थी वो भी 2 भागों में विभाजित थी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी शाखा, है ना भाई। तो ये हमारी जो निर्गुण काव्य धारा थी 2 भागों में विभाजित थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, यानी कि इसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई थी। इससे आगे चलते हैं, सगुण काव्य धारा के 2 भेद कौन कौन से हैं। सगुण काव्य धारा के अभी तुम्हें बताए हैं, सगुण काव्य धारा के थे रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। 2 उपधाराएं थी सगुण काव्य धारा की भी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। सगुण काव्य धारा का मतलब होता है जिसमें ईश्वर को सगुण यानी कि मनुष्य के समान अवतार रूप में जिसकी ईश्वर की पूजा की जाती है, उस धारा को सगुण काव्य धारा कहते हैं। और ये 2 काव्य धाराओं में विभाजित थी सगुण काव्य धारा। रामाश्रयी धारा यानी कि इसमें भगवान राम की उपासना की गई थी, और कृष्णाश्रयी धारा प्रमुख थी, इसमें भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की उपासना की गई थी। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे है, कबीरदास के गुरु कौन थे। कबीरदास जी के गुरु तुमने जीवन परिचय भी पढ़ा होगा, रामानंद जी थे। और क्योंकि ये नीरू और नीमा नामक जुला दंपत्ति के घर में पैदा हुए, दंपत्ति इनको तालाब के किनारे से उठाकर ले गए थे, और नीरू और नीमा ने ही इनका पालन पोषण किया था। और फिर आगे चलकर जब ये बड़े हुए तो रामानंद से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको ढंग से पढ़ना है। इससे आगे आते हैं, विद्यापति किस काल के कवि थे। विद्यापति आदिकाल के कवि थे। विद्यापति की एक प्रसिद्ध रचना है मैथिल कोकिल। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मैथिल कोकिल किसकी रचना थी, तो मैथिल कोकिल विद्यापति की रचना थी, और विद्यापति आदिकाल से संबंधित कवि थे। आदिकाल में वीरतापूर्ण रचनाएं करते थे। इसके बाद 14 क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत सारे कवि थे भाई, सूरदास है, लेकिन इनमें मुख्य थे सूरदास, मीराबाई थी, रहीम थे, रसखान थे, है ना भाई, और चैतन्य महाप्रभु थे। बहुत सारे इनके कवि थे, लेकिन इनमें जो प्रमुख कवि थे जिन्होंने प्रमुख रूप से रचना की है वो सूरदास जी माने जाते हैं। और सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, सूरदास जी माने जाते हैं
और सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की है। सूरसागर प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रमुख ग्रंथ सूरसागर माना जाता है। इससे आगे चलते हैं भाई, 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति विनय से संबंधित पदों को संकलित किया गया है, जिसका नाम विनय पत्रिका है। और इसकी रचना ब्रज भाषा में है। वैसे तुलसीदास जी ने भी अपनी सभी रचनाएं अवधी भाषा में मिलती हैं इनकी सभी रचनाएं, लेकिन इन्होंने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुलसीदास जी जो थे वो अवधी भाषा में ही अपनी रचनाएं करते थे, लेकिन ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका की रचना की है। इसलिए बहुत बार पूछ लिया जाता है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। या क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो ये है विनय पत्रिका। इससे आगे आते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। खलिक बारी के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। बहुत बार पूछ लिया जाता है अमीर खुसरो की प्रमुख रचना। अमीर खुसरो की प्रमुख रचना खालिक बारी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं, है ना भाई। उत्तर मध्यकाल का एक नाम रीतिकाल है। तो इसकी समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है? इसकी समय अवधि 1643 ईस्वी से 1843 है, क्योंकि 1643 पे किसका लास्ट हुआ था? 1643 पे भक्ति काल का लास्ट हुआ था। 1343 से 1643 तक की जो समय सीमा थी वो भक्ति काल की थी। और भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है, और रीतिकाल की समय सीमा होती है शुरू 1343 ईस्वी से 1843 ईस्वी, यानी 200 साल तक का समय रीतिकाल का भी रहा है। 1343 से 1843 समय सीमा सभी की लर्न करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, समय सीमा पूछ ली जाएगी। इससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? अभी तुम्हें बताया था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है, यानी कि इस समय में भक्ति काल में बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने बहुत से पाखंडों का खंडन किया, कुरीतियों को नष्ट करने के लिए प्रचार किया है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया है भाई। और इसमें इसलिए क्या कहा गया है, इसने बहुत प्रकार से समाज का मार्गदर्शन किया, इसलिए स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का। इसके बाद 19 क्वेश्चन पे आते हैं, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा जाता है? जैसे अभी तुम्हारा भक्ति काल 2 भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रय और सगुण और निर्गुण शाखा। सगुण और निर्गुण शाखा 2 भागों में थी। कृष्ण ये थी सगुण, निर्गुण शाखा थी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, और सगुण शाखा थी कृष्णाश्रय और रामाश्रय। इसी प्रकार हमारा रीतिकाल भी 3 भागों में बांटा गया था। और रीतिकाल में थी, एक थी रीति सिद्ध रचना, रीति मुक्त रचना और रीतिबद्ध रचना। रीतिबद्ध रचनाएं वो थी जिसमें रस छंद और अलंकार के बंधन को माना गया था। रीति सिद्ध थी जिसमें इनके बंधन को अधिक नहीं माना गया था। और रीति मुक्ति जिसमें रस छंद और अलंकार के बंधन से पूर्णतया सभी रचनाएं मुक्त हो चुकी थी। तो रीतिबद्ध किसे कहते हैं? जिसमें सभी रचनाएं रस छंद तथा अलंकार गति यति इन सब के बंधन से युक्त रचना को रीतिबद्ध रचना कहते हैं। और जिसमें रस छंद तथा अलंकार का बंधन माना तो जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसको रीति सिद्ध कहा जाता है। और जिसमें रस छंद तथा अलंकार के बंधन को माना ही नहीं जाता, जैसे भी समझ में आता है वैसे काव्य रचना कर दी जाती है, उसको रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। इसके बाद आता है वही क्वेश्चन 20 पे आते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आचार्य केशव दास हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं, और इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि आचार्य केशव दास की भाषा जो है वो बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए इनकी भाषा जन सामान्य के समझ में जल्दी से नहीं आती, उनकी पहुँच से परे होती है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आगे चलकर अगली वीडियो में हम तुमको इन सभी कालों की प्रवृत्तियाँ भी पढ़ाएंगे, और इनसे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल की, और भाई आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अधिकतर पूछ ली जाती है, आदिकाल की कौन कौन सी थी। तो चलते हैं, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, श्रृंगार रस की रचना, यानी कि रीतिकाल में जो रचनाएं की गई उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण वर्णन किया गया था, यानी कि स्त्री के रूप सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया गया था, और स्त्री के रूप सौंदर्य का विलासितापूर्ण वर्णन रीतिकाल में किया गया था। ये इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद आते हैं 22 क्वेश्चन पे,
बिहारी की प्रमुख रचना व दोहों की संख्या लिखी है। बिहारी की प्रमुख रचना थी बिहारी सतसई और इसके दोहे थे 713 दोहे इसमें थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही अधिकतर पूछ लिया जाता है कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो बिहारी की रचना प्रमुख रचना थी बिहारी सतसई और इसमें 713 दोहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद जी हैं। शिवा बावनी की रचयिता का क्या नाम है? तो शिवा बावनी भूषण की रचना है। वीरतापूर्ण छत्रपति शिवाजी की वीरता का, शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है, तो शिवा बावनी में, और इसकी रचना कवि भूषण ने की है। फिर 25 रसिक प्रिया के कवि हैं केशवदास, ये भी पूछ लिया जाता है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। 26 पे आते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? इसके बाद रीतिकाल के बाद होता है आधुनिक काल प्रारंभ होता है। तो आधुनिक काल का समय होता है 1843 से, क्योंकि रीतिकाल का अंत कहाँ होता है? रीतिकाल का अंत 1843 पे होता है। 1643 से 1843 रीतिकाल का समय माना जाता है और आधुनिक काल 1843 से वर्तमान तक चल रहा है आधुनिक काल। 27 पे आते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो इस आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। 28 पे आते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल के प्रमुख नामों में आता है। आदिकाल को चारण काल, अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल, है ना भाई, इन नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश यानी कि इसमें पहले टूटी फूटी भाषा का प्रयोग होता था, इसलिए अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसकी विशेषताओं के आधार पर कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसके बाद आते हैं 29 पे। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल आदिकाल किसने कहा था? यानी कि वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और वीरगाथा का इसको आदिकाल को वीरगाथा काल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल का जो वीरगाथा काल नाम दिया था वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और उसी आदिकाल को उसे आदिकाल वीरगाथा काल को आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो भाई हमारे ये 29 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं और सभी वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से चुनकर लाए गए हैं और एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे अंत में हमारा एक सेकंड भाग और रह गया है जो आधुनिक काल का है, वो वीडियो भी हम अभी शेयर करेंगे और सभी बच्चे इसे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।